नमस्कार सभी को। तो जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें हमारा चल रहा था तरंग का पार्ट, और तरंग में बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। सिर्फ पार्ट बचा है EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। चलिए देखें। मैं लिखूंगा इसको EMW से, यही इसका मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखो ये उत्पन्न कैसे होती है, थोड़ी सी हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं। यहां देखिए, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स, वाई और जेड है। तो इनमें क्या होगा, किसी एक एक्सिस पर क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र। किसी एक एक्सिस पर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लें कि इस डायरेक्शन में इस प्रकार विद्युत क्षेत्र है, इसमें E, तो इसके ऊपर की तरफ ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B है। E और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि कुछ तरंगें उत्पन्न होंगी। इसी को हम बोलते हैं EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। और ये भी क्या होगी? तीसरी एक्सिस पर रहेगी। ये अगर एक्स पर है, ये वाई पर है, ये जेड पर है, तो तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जब भी बनेगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। वैसे मैं एक हल्की सी चीज और बता देता हूं यहां कि क्या होगा। विद्युत आवेश जो होता है वो अगर स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है मतलब गति नहीं कर रहा होता है, आवेश एक जगह स्थिर होगा, तब केवल और केवल क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर यही आवेश है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये स्थिर नहीं है, गतिशील है। और गतिशील में भी क्या होगा? समान गति से गतिशील है। अब शायद आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है समान गतिशील का अर्थ क्या है। एक समान गति रहेगी जब त्वरण नहीं होगा, मतलब उसका वेग निश्चित रहेगा, तब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन जब भी आवेश गतिशील होगा और असमान गति से गतिशील होगा, तब क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे ये तीनों उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कंडीशन निकल के क्या आ जाएगी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। उसके साथ साथ जो आवेश होगा, ये विद्युत क्षेत्र जो रहेगा वो क्या रहना चाहिए? असमान रहना चाहिए। तो इस चीज के बारे में हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो विद्युत धारा जहां भी हमारी स्टार्ट होगी उस चीज में देखेंगे इस चीज को। तब तक इसको थोड़ा सा याद रख लें आप लोग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होंगी वो चीजें हम लोगों ने देख ली। अब देखो प्रकृति के बारे में अगर बात करें कि किस प्रकार की होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होंगी वो होती अनुप्रस्थ प्रकृति की। अनुप्रस्थ से मतलब हम बात कर चुके हैं अनुप्रस्थ तरंग कैसे होती है कैसे नहीं, तो मैं हालांकि हल्का सा रिपीट कर देता हूं। अनुप्रस्थ प्रकृति के इसका मतलब तरंग संचरण की दिशा और कण की गति की दिशा जो होगी वो एक दूसरे की क्या रहेगी? लंबवत। अभी मैंने वो दिखाया है कि लंबवत रहेंगी। तो अगर अनुप्रस्थ है तो ये निर्वात में गति कर सकती हैं, मतलब बिना माध्यम में गति कर सकती है। इसके साथ साथ इसको ध्रुवित किया जा सकता है। भाई अनुप्रस्थ प्रकृति है तो इनको ध्रुवित किया जा सकता है। ये कुछ गुण हैं। बाकी हम लोगों ने जो अनुप्रस्थ में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई होंगे। तो ये इसकी प्रकृति से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट है। अब देखो हमें इनका मुख्य रूप से पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हैं और उनका उपयोग क्या है, वो चीजें हमें देखनी है। तो मैं डायरेक्ट उन चीजों पे आ जाता हूँ। 6-7 हमें पढ़नी है विद्युत चुंबकीय तरंगें, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उनके यूजेज पूछे जाते हैं, कौन कौन से में कौन कौन से होते हैं और उनकी खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्ट उस चीज पे आता हूं। देखो आप ऐसे याद रखें, G, X, U, V, I, M और R।
दिखाई दे रहा होगा लास्ट तक, हाँ, आई एम और आर, ये सारी चीजें हैं। जी से मतलब होता है गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें। एक्स से मतलब होगा एक्सरे, ठीक है, इसका हिंदी में नाम भी यही है, एक्स किरणें। यू अल्ट्रावायलेट, तो ये कौन सी हो जाएंगी, पराबैंगनी, ठीक है। वी का मतलब विजिबल, दृश्य। आई इंट्रावायलेट, ये होती है अवरक्त। एम माइक्रो सूक्ष्म किरणें, और आर से मतलब रेडियो। ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 7 ही हैं, बहुत सारी होंगी, लेकिन मुख्य रूप से यही देखनी है हमें। ऐसे याद रख लें, जी एक्स यू वी आई एम आर, इस क्रम से इसको याद रख लें, उनसे इसके नाम याद आए। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट मतलब पैरामैंगनी, विजिबल दृश्य तरंगे, इंट्रावायलेट अवरक्त, एम माइक्रो या सूक्ष्म, रेडियो रेडियो तरंगे। ये तरंगे होंगी जिनका मुख्य रूप से हमारे जीवन में भी उपयोग होता है। ये 7 हैं, इन चीज के बारे में हमें देखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने क्रम लिखा है, ये मैंने क्रम से लिखा है, तो ये जो है यहां से गामा से जब आगे बढ़ेंगे तो ये लैम्डा, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है। अब मैं ऊपर की तरफ एरो करूंगा, उसका मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे की तरफ कर देंगे उसका मतलब ये घटता हुआ क्रम है। तो जी एक्स यू वी आई एम आर, ये जो मैंने क्रम लिखा हुआ है वो लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य। अब ये पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए भी लैम्डा का मीनिंग क्या था, तरंग दैर्ध्य क्या, वो सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे कम किसका होगा तरंग दैर्ध्य, गामा का। इनमें सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, रेडियो का, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरी चीज, अगर गामा लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि एक माध्यम में v बराबर एन लैम्डा कांस्टेंट होता है, एन लैम्डा वेग कांस्टेंट होता है, एन इंटू लैम्डा। एन क्या होती है, आवर्ती, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है और दोनों का गुणा सेम रह रहा है तो आवर्ती क्या होगी, कम होगी। तो एन जो आवर्ती का मान होगा वो घटता हुआ है। इसका मतलब गामा किरण की जो आवर्ती होगी वो सबसे अधिक होगी, फिर एक्स, और फिर धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये क्रम इसका डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तीसरा देखें, हम ये जानते हैं आइंस्टीन समीकरण से E बराबर क्या होता है, एन एच, याद होता है। आइंस्टीन का जो ऊर्जा समीकरण है वो E बराबर एच न्यू दिया था उन्होंने, लेकिन हम आवर्ती को एन से लिख रहे हैं तो मैं उसी को यहाँ आवर्ती को एन से ही लिख रहा हूँ, एन और एच। देखो एच कांस्टेंट है लेकिन आवर्ती का मान यहाँ कम हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। देखो E बराबर एन एच है, एच कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक, तो एन का मान, एन के मान पर, आवर्ती के मान पर डिपेंड करेगी ऊर्जा, और आवर्ती का मान अगर कम हो रहा है तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कम होगा। इसका मतलब E जो ऊर्जा है, भैया अगर किसी को ये नाम वर्ड याद नहीं रह रहे हो तो साथ के साथ मैं जब बोल रहा हूं तो लिख लेना, E का मतलब ऊर्जा होगा, तो ऊर्जा के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ये चीज हमें देखनी है साथ के साथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें इनकी निर्वात में चाल, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होंगी उनकी निर्वात में चाल होती है सी का मतलब प्रकाश का जो जितना वेग होता है 3 × 10⁸, तो निर्वात में इन सब की चाल समान होगी टोटल की। और ये मैं बात लगातार बोल रहा हूं, किसी एक माध्यम में जब तक हम माध्यम चेंज नहीं करते तब तक वेग का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो इसका मतलब जब तक माध्यम समान है तब तक इनकी चाल समान रहेगी। अब अगर देखा जाए माध्यम अगर चेंज होता है, इनकी माध्यम में चाल देखें, माध्यम में चाल, तो इनकी माध्यम में चाल जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है।
निर्वात जब तक रखेंगे तब के समान है, लेकिन जब माध्यम यूज करेंगे तो माध्यम में इनकी चाल बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आगे की कुछ एक चीजें हैं जो हम प्रकाश में पढ़ेंगे, एक बार वो मैं यही लिखा देता हूँ, धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी वो सारी चीजें। देखो, प्रकीर्णन जो होता है, अब कुछ लोग होंगे जिनको प्रकीर्णन क्या होता है ये नहीं पता, तो एक बार वो याद कर ले, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक है, मैं पूरी तरीके से पिक नहीं कर पाऊंगा, बीच में प्रकाश का पार्ट है, तो हम वहीं पर देखेंगे। जब वहाँ समझा रहा हूँ तब ये चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आएगी मैंने ये क्यों लिखा था। बात करें आगे अपवर्तन की, तो क्या होगा, प्रकीर्णन का मान भी कम होगा, अपवर्तन का मान भी कम होगा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में लिख लेता हूँ 8 नंबर, विवर्तन। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो प्रकाश से रिलेटेड हैं, तो विवर्तन बढ़ेगा भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। लैम्डा जो होगा उसका बढ़ता हुआ क्रम है, तो आवृत्ति घटेगी और ऊर्जा आवृत्ति के साथ घटेगी, क्योंकि आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण दिया था वो E बराबर h/ν, ये उनका रियल समीकरण था। लेकिन हम लोग ये V जैसा साइन है उसको हम किस में यूज कर रहे हैं, वेग में यूज कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आवृत्ति को मैं लगातार n से ही डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और इस चीज को ध्यान रखना। कुछ एक जो चीजें आ रही हैं मेरे पास, पर्सनल कांटेक्ट भी मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं मेरे फेसबुक या अन्य कोई भी माध्यम है, तो ये ध्यान रखो कि इस पूरे पार्ट में मैं 10th लेवल से ऊपर फिजिक्स नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 11th या 12th का अगर कोई बच्चा है तो उसका बेसिक अगर क्लियर करना है तो उसके लिए यूजफुल हो सकती है, बाकी उसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो कुछ है कि ये डिमांड आ रही है कि सर और ज़्यादा लेवल अच्छा लेके चलो, तो जो 11th 12th या कॉलेज लेवल के जो फिजिक्स की बातचीत कर रहे हैं तो वो इसमें यूजफुल नहीं है। ये केवल बेसिक साइंस जो है जो कंपटीशन में पूछी जाती है उसी को देख के चल रहे हैं। कुछ एक जो आर्ट और कॉमर्स के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा लेवल चल रहा है, तो ये मैं बता दूं, ये जो है 10th लेवल या जैसे मान लें CGL है, इस प्रकार के जो कंपटीशन है तो उनके लिए ये यूजफुल है, उनका लेवल देख के इस चीज़ को चलाया जा रहा है। 10th में है, कुछ चीज़ें मैं एडिशनल इसमें यूज कर रहा हूँ ताकि हो सकता है एग्जामिन कोई अच्छी चीज़ पूछना चाहे तो उसमें से क्लियर हो जाए हमारी चीज़ें। तो आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लेके चले, लेकिन अगर कॉलेज की कोई फिजिक्स कवर करना चाहता है या 11th 12th की जो कोई फिजिक्स चाहता है तो इस बैच में वो शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो वो ध्यान रखें। और बाकी किसी को ये लग रहा है लेवल ज़्यादा जा रहा है तो वो 10th की बुक उठा के देख लें, उनसे ज़्यादा ये चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ। मेरा और बुक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस मिलेगा कि मैं सारी चीज़ें एक साथ क्लियर करके चल रहा हूँ, एक साथ मैं उठा रहा हूँ पॉइंट। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं का पॉइंट कहीं करवा दिया है, ऐसा मैंने नहीं किया है। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग इस चीज़ को समझते हैं यहीं थोड़ा। और बाकी अगर आर्ट और कॉमर्स के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी भाई, फिजिक्स का सब्जेक्ट है, आप लोगों से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन करना पड़ेगा हमें, छोड़ तो नहीं सकते ना। चलिए देखते हैं, अब इन चीज़ों पर एक एक पर बात करेंगे हम लोग कि गामा जो किरणें हैं उनके बारे में, स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उन चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, फिर एक एक करके इसी प्रकार हम 7 तक लेके चलेंगे। चलिए, पहली बात कर लेते हैं हम लोग गामा किरणों के बारे में कि गामा किरणें हैं, इनके क्या यूज होंगे क्या नहीं होंगे। तो देखो, गामा किरणें हैं, उनकी खोज की थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है खोज, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ जितनी सबकी होगी। गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण में जो खाद्य सामग्री हमारे पास पैकिंग आती है वो खराब ना हो, इसलिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है पैकिंग वगैरह जो की जाती है उन चीज़ों में। तो खाद्य परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चीज इसको याद रखें, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में भी इसका उपयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है।
रेडियोथेरेपी शायद आप समझते हैं, रेडियोथेरेपी में क्या होगा, कैंसर का जब इलाज किया जाता है तब रेडियोथेरेपी की जाती है, उसमें इन किरणों का उपयोग किया जाता है रेडियोथेरेपी। ये रेडियोथेरेपी जो है एक कैंसर के इलाज की एक पद्धति है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये कैंसर के इलाज में काम आती है, कैंसर के इलाज में आती है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है पीईटी में भी, पीई और टी में भी किया जाता है। ठीक है, पीईटी का पूरा नाम होता है, मैं लिख दूं यहां तक, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में पीईटी इस चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बस 3-4 पॉइंट हैं गामा से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखने हैं। एक तो गामा किरण है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सॉरी खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड ने, आप यही याद रख सकते हो। हालांकि फिजिक्स का जो भी बढ़िया के पेपर बनेगा उसमें इस प्रकार की चीज़ें कम पूछी जाती है, खोज किसने की, कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। खाद्य परिरक्षण में पैकिंग वाला जो खाना हमारे पास आता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी, कैंसर का जो इलाज किया जाता है, कैंसर के इलाज में एक रेडियोथेरेपी होती है, तो ये कैंसर के इलाज में या रेडियोथेरेपी दोनों में से कोई चीज़ मिल सकती है। पीईटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यही 3 हैं जिनके बारे में हमें देखना है, मुख्य रूप से यही पॉइंट है, बाकी उपयोग बहुत सारे होते हैं इन चीज़ों के। चलिए, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें तो अब थ्योरेटिकल हैं, जितने भी 6 या 7 जो भी हैं उन चीज़ों को हमें याद ही करना पड़ेगा, अब इसमें और कोई ऑप्शन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, एक्सरे, उस चीज़ के बारे में बात करें। तो एक्सरे का एक उपयोग तो हमें आता ही है। चलिए देख लें 2 नंबर पार्ट, एक्सरे। एक्सरे के बारे में बात करें तो एक्सरे जानते ही हम लोग, एक्सरे में क्या है, एक्सरे की खोज जो की थी इंग्लिश में स्पेलिंग जिसकी खोज की थी वो ये है, और इसको हिंदी में लिखा जाता है, भाई इंग्लिश वाले ये अंग्रेजों के नाम है तो इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, रोजन इसको मान, ठीक है। ये है खोज किसने की थी, एक्स किरणों या एक्सरे की। बात करें उपयोग की तो उपयोग हमें पता है, एक्सरे का उपयोग एक्सरे में ही किया जाता है। ठीक है, और इसको शायद रेडियोग्राफी भी बोला जाता है ना, एक्सरे, एक्सरे जो किया जाता है, या हम बोल दें तो हड्डियां देखने में किया जाता है इसका। एक्सरे जो किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे कभी चोट वगैरह लग जाती है तो देखा जाता है कि कहीं से क्रैक नहीं हो गई होंगी, तो हड्डियां देखने में एक्सरे किया जाता है, तो इसको हड्डियां देखने में भी किया जाता है एक्सरे का उपयोग, शायद इसको रेडियोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है, वो रेडियोथेरेपी थी, ये रेडियोग्राफी में इसका उपयोग होगा। नेक्स्ट देखें, अणुसंरचना। अणुसंरचना, अणुसंरचना का मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बन की जो संरचना होती है, कार्बन की संरचना हम बोल देते हैं चतुष्फलकीय होती है। तो इस प्रकार जो संरचनाएं होती हैं अणुओं की, उन अणुओं की संरचना में क्या किया जाता है, उन अणुओं की संरचना को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार एक्सरे किया जाता है। तो उस एक्सरे से हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार की है। नेक्स्ट अगर बात करें सिटी स्कैन की, सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन तो आप सब लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटराइज्ड एटम टोमोग्राफी। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रख लें कि एक्सरे, इंटरनल अगर कोई संरचना हमें देखनी है, इंटरनल का मतलब जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है उसकी संरचना के बारे में नहीं पता, हड्डी है हमारी, इंटरनल संरचना स्पष्ट आंखों से तो दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार सिटी स्कैन जो किया जाता है, तो इंटरनल अगर किसी चीज़ के बारे में हमें देखना होगा तो हम एक्सरे का ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक तो एक्सरे को इसी के आधार पर एक्सरे ही बोला जाता है, रेडियोग्राफी भी इसको बोला जा सकता है। अब दोनों में ध्यान रखना, वो रेडियोथेरेपी होती है, ये रेडियोग्राफी होती है। अणुसंरचना और सिटी स्कैन में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। बस इतना सा पार्ट है इसका। चलो नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखते हैं। CGX आ गया। अब नेक्स्ट बात होगी U और V के बारे में। तो नेक्स्ट अगर बात करें 3 नंबर, हम लोग तीसरी किरण कौन सी है, पैरामैंगनी।
तीसरी युग में पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण होगी। तो पराबैंगनी जो किरण है इनकी खोज की थी जॉन रिटर ने, ठीक है, जॉन रिटर ने। और थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रखना भी कि इसमें इन प्रकार की जो खोज होती है उनमें किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक योगदान नहीं होता, बहुत सारे लोग साथ मिलकर इसमें कार्य करते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है उन्हीं का नाम। और कुछ चीज़ों में यहाँ से ऐसे वैसे भी मिलती है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक बताने की कोशिश की है। तो पराबैंगनी जो है उनकी खोज किसने की थी? जॉन रिटर ने की थी। इसका जो उपयोग किया जाता है पराबैंगनी का, अब चलो मैं इसका उपयोग समझा देता हूँ। पराबैंगनी जो होगी उनके उपयोग जो हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं और बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। एक तो पराबैंगनी का मुख्य नुकसान आप लोगों को पता ही है, ओजोन जो है परत उसको नुकसान पहुंचाती है पराबैंगनी किरणें। तो उसके कारण जो पर्यावरण वगैरह है उन सबको खतरा है। तो पहला ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा नुकसान वही है, सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन परत को ये पराबैंगनी करते हैं। लेकिन फायदेमंद हमारे लिए ये होती है कि सुबह और शाम के टाइम, सुबह जल्दी और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस टाइम क्या किया जाता है, अगर हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी। अब दोपहर में मत बैठ जाना कि हम विटामिन डी ले रहे होंगे, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग और या शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब हमें विटामिन डी प्राप्त होती है इन पराबैंगनी किरणों की सहायता। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, टिनिंग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार धूप में बैठता है तो उसकी जो त्वचा वगैरह जो होती है वो काली पड़ जाती है, उसको हम टैनिंग बोलते हैं। तो ये इसका नुकसान भी है कि विटामिन डी हमें प्राप्त होती है सुबह और शाम को, लेकिन टैनिंग की वजह से हमें जो त्वचा वगैरह होती है उसका नुकसान होता है, ये नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है इसका क्या है? ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचाती है ये किरणें। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर बातचीत करें तो सोलर सेल जो है, सोलर सेल है, सोलर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोलर सेल जो प्रकाश आता है, प्रकाश से हम जो विद्युत उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं उसमें भी सोलर सेल में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखें, फोरेंसिक जो लैब होती है, फोरेंसिक जो लैब होती है, फोरेंसिक लैब का मतलब जैसे हाथ वगैरह कहीं लगा दिया जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट यूज किए जाते हैं। फोरेंसिक लैब का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो फोरेंसिक जो लैब होती है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें जो जाली नोट होते हैं, जाली नोट होते हैं उनको भी चेक करने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है, फोरेंसिक लैब वगैरह इसमें जो होती है। तो ये होगी पहली चीज़, इसमें विटामिन डी हमें प्राप्त होती है, ओजोन परत का ये नुकसान करती है। उसके साथ साथ अगर हल्का जो नुकसान देखें, मुख्य जो नुकसान है वो ओजोन परत का है इसमें, ठीक है। टैनिंग, धूप में बैठने पर जो त्वचा काली पड़ जाती है, एड वगैरह में भी देखा होगा ना आप लोगों ने कहीं इस चीज़ को, जाली नोट में भी होता है। फोरेंसिक जो लैब होती है उसमें भी इन किरणों का उपयोग होता है, सोलर सेल में भी इसका उपयोग होता है। एक चीज़ को ध्यान रखना, ये जो पराबैंगनी है, ये पराबैंगनी किरणें हैं, इनको बोला जाता है ब्लैक लाइट। इन किरणों को बोला जाता है ब्लैक लाइट, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, ब्लैक लाइट इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आरओ वाटर जो होता है, आरओ या पानी के शुद्धिकरण में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह पानी में उत्पन्न हो जाते हैं, जो अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अगर पराबैंगनी की सहायता से इससे क्या किया जाता है, उस बैक्टीरिया वगैरह को खत्म किया जाता है। तो ये उपयोग है इसके, शायद कुछ सबसे ज़्यादा उपयोग इसी के हैं बस, और कुछ एक दो कोई और भी है एक्स्ट्रा यूज हो सकते हैं इसके, लेकिन हमें ये दो तीन चीज़, एक तो ये फोरेंसिक लैब, इसका दूसरा नाम ब्लैक लाइट, पानी के शुद्धिकरण में टैनिंग, विटामिन डी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन डी वाला जो पार्ट है, ये चीज़ मैंने बता दी, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, लगभग सारे आ गए। तो नेक्स्ट बढ़े इस चीज़ की तरफ। चलो अगर कोई फटाफट स्क्रीनशॉट ले रहा है तो इन चीज़ों का ले लें, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणें कौन कौन सी दृश्य किरणें, चलो ये जो है शायद 4 नंबर है, विजिबल या दृश्य किरणें। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो दृश्य किरणें हैं इनकी खोज कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक वैज्ञानिक का नाम नहीं आता है इस चीज़ में। और दृश्य जो है ये ही हमें दिखाई देता है, हमारी नॉर्मल आंखों से जो हमें दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी तक जो क्रम बताया था, क्या बताया था आप लोगों को, लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में बताया था, और किसी की भी मैंने वैल्यू नहीं बताई है। लेकिन ये जो दृश्य है, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, जो हम वस्तुओं को देखते हैं, जो प्रकाश काम आता है, वो दृश्य किरणें ही होती हैं। तो इसके लिए रेंज याद रखनी है हम आप लोगों को, कि इसके लिए जो लैम्डा का रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य का जो क्रम होता है वो होता है लगभग 3900 से एंगस्ट्रॉम से 78। ठीक है, ये डाटा है, कुछ आगे पीछे हो सकता है कहीं आप लोगों को, लेकिन मिलेगा इसके आसपास ही कुछ। 150 का अगर डिफरेंस इन दोनों में आता है तो अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा बहुत इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो लैम्डा का जो क्रम है वो दृश्य के लिए आपको याद रखना है, बाकी के लिए अगर आप याद नहीं रखोगे तब भी काम चलेगा। और कलर शो वाली जो चीज़ें होंगी, अब क्या होगा इसमें दृश्य में भी 7 कलर दिखाई देंगे। चलिए मैं आप लोगों को ये यही बता देता हूँ। श्वेत प्रकृति होती है इनकी। श्वेत प्रकृति का मतलब देखो 2 नाम होते हैं, एक श्वेत एक सफेद। श्वेत का मतलब ये होगा कि जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सफेद नहीं होता, वो श्वेत होता है। श्वेत का मतलब 7 जो हमारे मुख्य कलर हैं, 7 जो रंग हैं उनका मिक्सिंग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वेत बोलते हैं। श्वेत प्रकृति का मतलब ये जो दृश्य किरणें हैं ये श्वेत प्रकृति की होती हैं। श्वेत प्रकृति का मतलब इनको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो 7 अलग अलग कलर हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो ये श्वेत प्रकृति की होती हैं। और सबसे पहले ये जो चीज बताई थी वो बताई थी न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन जो थे उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश, ये जो श्वेत दृश्य प्रकाश होता है ये श्वेत प्रकृति का होता है। ये चीज सबसे पहले बताई थी। ठीक है, जो वस्तु वगैरह देखते हैं हम लोग, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई देती हैं, देखने में यही किरणें काम आती हैं। वस्तुओं को देखने में यही चीज़ें हमारे लिए, यही किरणें हमारे लिए काम में आती हैं। ठीक है, इस दृश्य में 7 आएंगी, रेड से लेके वोयलेट, विबगोर से आप लोगों ने शायद याद कर रखा होगा, लेकिन वो पार्ट में जब कलर पढ़ा रहा हूँ प्रकाश में, वहाँ हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें याद रख लें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ इसका जो उपयोग किया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण में भी किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में भी किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रक्रिया में पौधे किसका उपयोग करते हैं, इन्हीं किरणों का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश किरणें हमारे तक आती है वो भी दृश्य में इसी प्रकार जो काउंट होती हैं। तो बस इतना सा ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये डाटा जरूर याद रखना है इस चीज़ का, लगभग यही मिलेगा। ये कहीं जगह 3850 मिल जाएगा, कहीं 3800, इसमें कहीं 1-2 का आगे पीछे डिफरेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको कम में, लेकिन एवरेज वैल्यू लगभग आपको यही मिलेगी। तो लैम्डा का जो मान होता है वो इतना होता है। प्रकृति इसकी श्वेत होती है, ये किसने बताया था, न्यूटन ने। प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो दृश्य प्रकाश किरणों से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है। चलो तो नेक्स्ट के बारे में चलो एक चीज़ और इसमें पॉइंट ध्यान रख लें। लेजर जो किरणें होती हैं, लेजर लाइट जो आप लोग बहुत बार देखी होंगी, लेजर लाइट जो होती है उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और लेजर का मैं पूरा नाम बता देता हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ ए रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इस चीज को ऐसे नाम से याद रखेंगे। एल का मतलब लाइट आ जाएगा, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन आ जाएगा, स्टिमुलेटेड आएगा, इससे पहले इसके बीच में आ जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड। ठीक है, कहां तक आ गए हम लोग, ई तक आ, एस तक आ गए। ई का होगा इमिशन। ठीक है, इमिशन।
ओ फिर आर से रेडिएशन। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है कि लेजर का पूरा नाम क्या है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ ए रेडिएशन। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा लिख ले, ये लेजर लाइट का पूरा नाम होता है। और लेजर के बारे में शायद बताने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल हम लोग परिचित हैं इस चीज़ों से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, उस प्रकाश में इन्हीं दृश्य किरणों का ही जिक्र होना है, इन्हीं दृश्य में ही सारी के सारे प्रकाश के रूप में हम काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो हमारी कितनी हो गई, 4 के आसपास हो गई है। पांचवी की अगर बात करें, पांचवी तो कौन सी थी, जी एक्स यू वी तक हम आ चुके हैं। यू वी, आई, एम और आर 3 बची हैं। आई क्या होगी, इंट्रावायलेट का मतलब अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त जो किरणें होंगी। ठीक है, तो इस अवरक्त जो किरण होती है, इसकी जो खोज की थी, वो खोज की थी विलियम हर्शेल। अंग्रेजी के नाम है भाई, ये थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना, विलियम हर्शेल ने की थी। देखो इसके मुख्य जो उपयोग किए जाते हैं वो हमारे लिए कैसे किए जाते हैं। देखो एक तो किया जाता है उष्मा, इससे जो काम लेते हैं तो उष्मा का अच्छा सोर्स होता है ये, उष्मा में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक इसका जो उपयोग किया जाता है रात में जो कैमरे यूज होते हैं, आजकल जो सीसीटीवी कैमरे यूज होते हैं, तो रात की वो पिक्चर भी क्लियर क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो रात में जो अंधेरे में, रात के अंधेरे में जो कैमरे काम आते हैं, रात के अंधेरे में जो कैमरे काम में लिए जाते हैं, कैमरे में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। जो रात का अंधेरा होता है उसमें जो कैमरा होता है उसमें ये लाइटें होती हैं, अवरक्त। ठीक है, रात के अंधेरे में हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता है, और नॉर्मल जो हमारी आंखों से दिखाई देता है वो कौन से में आ जाएगा, दृश्य में आ जाएगा, लेकिन ये उससे अलग रहेगा। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, रात के अंधेरे में जो कैमरे में उपयोग किया जाता है उसमें किया जाता है। एक इसका उपयोग किया जाता है जो मॉल के दरवाजे होते हैं, मॉल के जो दरवाजे होते हैं उनमें, तो काफ़ी मौका मिला होगा आप लोगों को, मॉल वगैरह के जो दरवाजे होते हैं, जैसे ही हम पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाते हैं, जैसे निकल जाते हैं ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। तो जो ऑटोमेटिक वाले दरवाजे होते हैं मॉल में, उनमें इनका उपयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। ठीक है, एक टीवी जो रिमोट हमारा होता है, टीवी रिमोट में जो उपयोग होता है वो भी यही होती है, टीवी रिमोट में भी। तो अवरक्त किरणों के उपयोग ये आ जाएगी, एक तो उष्मा के रूप में, एक रात के अंधेरे में, और एक टीवी रिमोट में, और मॉल के दरवाजे में, ये इसके मुख्य रूप से उपयोग है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लें। अब भाई इसमें ये है कि मैं ज़्यादा कुछ इसमें समझा नहीं सकता, कॉन्सेप्ट वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हमें इन चीज़ों में याद ही रखना है। और जितनी खोज हैं उनमें अगर आपको सब याद नहीं रहती हैं तो दृश्य से पहले जितनी चीज़ें हैं, दृश्य के बारे में तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन दृश्य से पहले वाली जो है उन चीज़ों को याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए कौन सी आ गई, आई एम के बारे में बात करेंगे। एम कौन सी है, 6 नंबर, सूक्ष्म, 6 नंबर माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे, उनकी चीज़ के बारे में बात करें। देखो सूक्ष्म तरंगे जो हैं इनकी खोज की थी JCB। ठीक है, इसका पूरा नाम मैं लिख लेता हूँ, आप ऐसे याद रख ले JCB, इसका नाम होता है जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, ये तो जानते हैं अपने इंडिया के वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बसु ने इन सूक्ष्म किरणों की खोज की थी। लेकिन इंडिया के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें की होंगी लेकिन उनके नाम नहीं आते हैं, लेकिन इनके नाम, सूक्ष्म किरणों का जो पेटेंट लिया था वो किसने लिया था, मार्कोनी ने लिया था। तो खोज तो इसकी जगदीश चंद्र बसु ने की थी, और पेटेंट जो नाम है वो किसके नाम पे है। पेटेंट का मतलब ये होता है अथॉरिटी के रूप में जो गवर्नमेंट वगैरह परमिशन देती है वो पेटेंट हमें लेना पड़ता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कोई टेबलेट वगैरह आती है, या अभी जो चल रहा है वो यही कुछ चल रहा है,
तो उसमें क्या होता है, खोज हम करते हैं तो पेटेंट किसी एक के नाम पे जो लिया जाता है। तो पेटेंट का मतलब होगा उसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी होगी, वो किस तरीके से उन चीज़ों को यूज करना चाह रहा है, किस तरीके से नहीं यूज करना चाह रहा है। अब देखो इसका जो उपयोग होता है वो जो हमारे मोबाइल वगैरह होते हैं इनमें इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। इसलिए काफ़ी बार आपने सुना होगा कि लगातार मोबाइल का यूज वगैरह जो है उसमें, तो एक तो मोबाइल जो होता है इसमें इसी का यूज होता है। एक इसमें याद रखने वाली बात जो है वो पुलिस रडार। भैया आप लोगों ने ये बोल रहे होंगे रडार तो सुनी है, लेकिन पुलिस रडार से क्या मतलब है? तो पुलिस रडार से मतलब ये होगा कि वाहनों की जो स्पीड वगैरह होती है, जैसे वाहन आ रहा होता है उसकी स्पीड चेक करने के लिए पुलिस वाले एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी यूज करता है वो सूक्ष्म तरंगे यूज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो चलती हुई गाड़ी की स्पीड मीटर तो देख नहीं सकता कि इसकी स्पीड कितनी है, कुछ जगह ऐसी वैल्यू होती है ना कि इस स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते, ओवर स्पीड वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसका ध्यान रखना है। पुलिस रडार मतलब वाहनों की जो गति होती है वो चेक करने के लिए पुलिस यूज करती है, उसमें कौन सी चीज़ें यूज होती है, सूक्ष्म तरंग यूज होती हैं। नेक्स्ट देखें, मोबाइल आ गया, पुलिस रडार पे इसका उपयोग हो जाएगा। ब्लूटूथ होता है, मोबाइल होता है, जो ब्लूटूथ वगैरह यूज होता है उसमें भी क्या कौन सी तरंगें यूज होती हैं, ब्लूटूथ जो होती है इनमें भी यही तरंगें यूज होती है, ठीक है। सैटेलाइट जो होगा उसमें भी यही आता है। तो इतना सब बहुत है, शायद सैटेलाइट और लिखें तो इसमें लिख लें, सैटेलाइट जो होता है उसमें भी इन्हीं जो अंतरिक्ष वगैरह उन चीज़ों के लिए भी इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों के लिए। अब आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़, जैसे तरंग वगैरह होती हैं तो यहाँ से जैसे कोई कोल वगैरह चीज़ होती है तो जिस स्रोत से हमें इन चीज़ों को चलाना होता है वहाँ से टकरा के ये वापस इस प्रकार चीज़ें होती हैं, कनेक्ट होती रहती हैं। तो मोबाइल है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना सारे के सारे, इसमें हो सकता है कोई और नाम भी ऐड हो जाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस रडार वाला। और इसमें याद रखना इनकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने, आप ऐसे याद रख लो, जैसे भी याद नाम वैसे भी रह जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। पेटेंट ये मार्कोनी के नाम पे, ठीक है। चलो लास्ट हमारी बची है कौन सी, लास्ट है आर, रेडियो। रेडियो तरंग, रेडियो तरंग जो है इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने, और ये नाम हम लोग काफ़ी सुनते भी आ रहे हैं, हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक जो होता है वो इस वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है। तो रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। देखो इसके मुख्य उपयोग जो है, एक तो वायरलेस जो चीज़ें यूज की जाती हैं, वायरलेस, उनमें इन्हीं का उपयोग होता है, रेडियो का, ठीक है। और एक जो मैंने अभी चर्चा की थी रडार जो होता है, रडार, इनमें इनका उपयोग होता है। एक तो किस में आ जाएगा, वायरलेस जो चीज़ें होती हैं, जैसे पुलिस वाले यूज करते हैं या ये ऑन ड्यूटी यूज करते हैं, या काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें वायरलेस आजकल यूज हो रही हैं। तो एक तो वायरलेस में इनमें इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस रडार जो होती है, रडार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जो पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें उसका पाकिस्तानी के मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि हमारी रडारें भारतीय एयरफोर्स जो थे उनके विमानों को कैच नहीं कर पाए। तो जो रडार होती हैं, जैसे पाकिस्तान के अगर विमान इंडिया की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन चीज़ों को रडार से पता लगाया जाता है, ठीक है। चलो इसका नाम भी लिख लो पूरा, इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड, इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, इसका जैसे उससे क्या होता है, आवाज आती है, रेंगिंग। अलार्म जैसे होती है ना, वैसे आवाज बजने, उससे अलार्म बजने स्टार्ट होती है। कई बार आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, बैंक वगैरह में एक अलार्म लगी होती है, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, उसका बटन दबाया जाता है तो क्या होता है, वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो अपने आप डिटेक्शन नहीं करती है, मतलब अपने आप नहीं बजती है वो। ये जो रडार वगैरह की क्या होगी, उसमें अलार्म बजनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे डिटेक्शन का मतलब ये हो जाएगा, हमारी तरफ से जो सेट किया होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, उसमें क्या होगा कि जैसे ही उसमें कोई चेंजमेंट आता है तो रडार से अलार्म बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड अलार्म।
ये इसका पूरा नाम होगा। तो ये जो जितनी भी चर्चाएं थी वो हम लोगों ने बात की है EMW विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। भाई सीधी बात है, इसमें यूज हैं जितने मैं मैक्सिमम आप लोगों को या जितने लॉजिकली इस चीज़ में समझा सकता था उन सभी चीज़ों के बारे में आपसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की है। और इस प्रकार हमारा जो तरंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तरंग के पार्ट में मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने तरंग के बारे में देखा था, तरंग क्या है, उसके बेसिक टर्म क्या है, फिर उसके बाद वर्गीकरण पे आए थे। हम लोगों ने एक ध्वनि का चैप्टर पढ़ा था और आज हम EMW का ये जो पार्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें इम्पोर्टेंट है ध्वनि का जो पार्ट था वो और एक स्टार्ट वाला। ये यूज अगर आप लोग एक बार निकाल लोगे ना, एक बार जैसे मैंने बताया है उसके साथ साथ आप लोगों ने किया है, और जैसे ही ये आपका खत्म होता है वाइंड अप होते ही आप लोग 5 मिनट इसको रिवाइज मार देना तो तुरंत आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यूज वगैरह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो एक तो ध्वनि का जो पूरा पार्ट है वो, और एक बेसिक टर्म जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में समझाई थी उन पे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, ठीक है। और स्टार्ट में शायद मैंने क्वेश्चन वगैरह उनके बहुत सारे करवा दिए हैं, इस देखेंगे जो भी मैं अन्य क्वेश्चन भी इस पे करवाने की कोशिश करूँगा, या तो एक क्लास हम रख लेंगे पूरे क्वेश्चंस पे ही, या धीरे धीरे साथ मैंने इस चैप्टर में कोशिश ये की है कि साथ के साथ क्वेश्चन करवा दिए जाएं ताकि अच्छा रहे। तो मैं देख लूँगा पीछे का जो भी पार्ट है उसमें मुझे ये लगता है कि इसमें क्वेश्चन हमें एक साथ कर लेने चाहिए तो मैं एक साथ क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। बाकी जो भी हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा इस पर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों तक इसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी भेजे जा सके, ठीक है। तो वो मैं जो भी होगा या तो ऑफिशियल जो आप लोगों का होता है उसमें भी, या मैं मेरी अपनी क्लास में भी इस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को भी देखते रहें, ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें भी, तो उस पर भी आप लोगों को चीज़ें ये बताई जा सकती हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें भी आप देखते चले जाएं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे और अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा फ्री भी हैं आप लोग तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तो तरंग का ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट हमने नहीं किया है तो आप लोग भेज सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मैं उसमें चर्चा करूँगा प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है वो सारी चीज़ें। चलिए थैंक यू।